हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एनबी ई लर्निंग में। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 11वीं के सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र के प्रैक्टिस पेपर 1 जो कि दिल्ली सरकार ने जारी किया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इस प्रश्न पत्र में से आपके फर्स्ट टर्म में आने की उम्मीद है। साथ में ये प्रैक्टिस के लिए भी बहुत बढ़िया है और आपको बहुत सारी इंस्ट्रक्शन मिलेंगी, साथ में समझ आएगा कि पेपर किस प्रकार का आएगा, आपको कैसे करना है। तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें। जो साथी पहली बार जुड़े हैं एनबीई लर्निंग से वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही सोशियोलॉजी की और भी वीडियोस अवेलेबल है इस यूट्यूब चैनल पर, प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको मिल जाएगी। तो 90 मिनट का पेपर होगा बेटा, 40 अंक का पेपर होगा। प्रश्न पत्र को 3 खंडों में बांटा जाएगा, का खा गा में। पहले खंड में 24 प्रश्न होंगे, आपको 20 का उत्तर देना है कि नहीं। दूसरे में 24 होंगे, आपको 20 का उत्तर देना है। तीसरे में 12 होंगे, 10 का उत्तर देना है। कुल मिला के 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। हर प्रश्न 0.8 मार्क्स का होगा, यानी कि 40 अंक आपके बन जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। भारत में समाज शास्त्र का अध्ययन किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ? तो भारत में समाज शास्त्र का अध्ययन किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ? तो ए इज द आंसर, मुंबई। ए इज द राइट आंसर, मुंबई में प्रारंभ हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। समाज शास्त्रीय कल्पनाएं पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है इस पुस्तक के लेखक? तो C.W. मिल्स। दिस द राइट आंसर, C.W. मिल्स। प्रश्न को ध्यान से देखें, पढ़ें, सुने और उत्तर को ध्यान से याद करें। प्रश्न नंबर 3, सामाजिक समस्याओं को समझा जा सकता है किसके द्वारा? समाज शास्त्र के द्वारा। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। आर्थिक विनियम पर आधारित आर्थिक उद्यम की व्यवस्था क्या कहलाती है? तो आर्थिक विनियम पर आधारित आर्थिक उद्यम की व्यवस्था कहलाती है बेटा पूंजीवाद। ठीक है, जब भी आर्थिक विनियम आर्थिक उद्यम आधार पे हो तो पूंजीवाद कहलाता है। समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्या है? समष्टि यानी बड़ा समूह और व्यष्टि यानी छोटा समूह। तो समष्टि समाजशास्त्र बोला बेटा तो बड़े समूह की बात करेंगे, जब भी व्यष्टि समाजशास्त्र बोले तो छोटे समूह की बात करेंगे। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय समाजशास्त्र पाश्चात्य तथा भारतीय दोनों परंपराओं के सार को ग्रहण करने में उदार है। ये कथन किस महान व्यक्ति ने कहा और ये कथन सत्य है कि असत्य ये बताना है? तो सत्य कथन है ये। ठीक है, ये कथन सत्य है कि भारतीय समाजशास्त्र पाश्चात्य और भारतीय दोनों परंपराओं को ग्रहण करने में उदार है, दोनों को ग्रहण करके कामकाज करता है। प्रश्न नंबर 7, इनाम या दंड। इनाम या दंड का एक तरीका जो व्यवहार के सामाजिक रूप में अपेक्षित रूपों को सुदृढ़ करता है, यानी क्या है इनमें से? तो प्रतिबंध, इनाम या दंड। प्रतिबंध, इनाम या दंड एक तरीका है जो व्यवहार को सामाजिक रूप से अपेक्षित, यानी अगर आपको प्रतिबंध किसी काम को कर दिया जाए तो वो नहीं करोगे, आपको इनाम मिले किसी अच्छे काम करो तो आप करोगे। तो सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। किसी समूह के लोगों के लिए सदैव ऐसे दूसरे समूह होते हैं जिनको वे आदर्श की तरह देखते हैं, वे वैसा ही बनना चाहते हैं, तो क्या कहलाते हैं? वह संदर्भ समूह यानी कि रेफरेंस। देखो इसके मैंने वीडियो डाल रखी है, उसमें समझा रखा है संदर्भ समूह क्या होता है। जैसे कि हम सलमान खान को देख के उसकी तरह बॉडी बनाना चाहते हैं, हम अक्षय कुमार की तरह स्मार्ट बनना चाहते हैं, तो हम उसकी तरह ही बनना चाहते हैं, तो वो हमारे लिए आदर्श हैं। तो किसी भी समूह में लोगों के लिए सदैव ऐसे दूसरे समूह होते हैं, जैसे फिल्म एक्ट्रेस बॉलीवुड, जिनको वो आदर्श की तरह देखते हैं और वैसा बनना चाहते हैं, संदर्भ समूह कहलाते हैं। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। अंतरजातीय विवाह करने पर भाई ने बहन की हत्या कर दी, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है इज्जत के लिए हत्या, यानी सी इज द राइट। ऑनर किलिंग कहते हैं इंग्लिश में, ऑनर किलिंग हिंदी में वर्ड भी आ सकता है। तो ऑनर किलिंग होता है अंतरजातीय विवाह करने पर भाई ने बहन की हत्या, की उदाहरण है इसका। प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। का अर्थ उन क्रियाओं से है जो समाज या समूह के अधिकतर सदस्यों के मूल्यों आदर्शों के अनुसार नहीं होता। तो क्या है वो बेटा? वो आपका विचलन, यानी कि डिवाइन का अर्थ है उन क्रियाओं से, विचलन का अर्थ है उन क्रियाओं से जो समाज या समूह के अधिकतर मेंबर मूल्यों और आदर्शों के अनुसार नहीं होते। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। विरासत से नहीं मिली, क्या विरासत से नहीं मिली आपको? अर्जित परिस्थिति, यानी कि जो स्टेटस है अचीव किया आपने आपके जन्म के बाद, अर्जित परिस्थिति विरासत से नहीं मिली, अपितु वे व्यक्ति तथा समाज को इनके दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंधों से प्राप्त होती है। यानी कि अर्जित होता है बेटा जो कि आप जन्म के बाद अपने ज्ञान से, नौकरी से अर्जित करते हो, स्टेटस, अचीव स्टेटस। अर्जित परिस्थिति हमें विरासत से क्या मिलता है? प्रदत्त, बी वाला मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। भारत में जाति व्यवस्था के साथ साथ बहुत से परिवर्तन हुए, ये कथन सत्य है कि नहीं? तो सत्य है बेटा, भारत में जाति व्यवस्था के समय के साथ साथ बहुत परिवर्तन भी हो गए हैं। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं।
परिवार के कार्यों में शामिल नहीं है। परिवार के कार्यों में क्या शामिल नहीं है? परिवार के सदस्यों को नियंत्रित करना शामिल है, शिक्षा संबंधी कार्य शामिल है, पुनः उत्पादन यानी प्रजनन कार्य ये भी शामिल है, सदस्यों का मनोरंजन करना शामिल नहीं है। तो परिवार में क्या नहीं है? सदस्यों का मनोरंजन करना। दिस इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विवाह कौन सी संस्था है? तो विवाह कौन सी संस्था है बेटा, बताना है आपको। विवाह सामाजिक संस्था है। क्या सोशल इंस्टीट्यूशन है विवाह। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 की ओर जाते हैं। डैश जब विवाह किसी विशेष जाति वर्ग अथवा जनजाति समूह में किया जाता है क्या कहलाता है? तो बेटा वो कहलाता है अंतः विवाह। जब विवाह किसी विशेष जाति वर्ग समूह में ही कर लेते हैं उसे अंतः विवाह कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं बेटा। डैश एक परिस्थिति यानी स्टेटस अथवा व्यवसाय दूसरे परिस्थिति अथवा व्यवसाय में जाना, तो वो किसे कहते हैं कि एक स्टेटस से दूसरे स्टेटस में जाना क्या कहलाता है आपका? ये कहलाता है बेटा आपका सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी। यानी कि आपका स्टेटस, अभी आप स्टूडेंट हो और कुछ समय बाद आप टीचर बन जाओगे, पुलिस वाले बन जाओगे, ट्रैफिक इंस्पेक्टर बन जाओगे, तो क्या है? सामाजिक गतिशीलता, यानी एक स्टेटस से दूसरे स्टेटस में जाना। एक परिस्थिति क्या होता है बेटा? हर बंदे का एक स्टेटस होता है। जैसे कि आप इस समय विद्यार्थी हो और दोस्तों के लिए आप दोस्त हो, तो स्टेटस है आपका सामाजिक गतिशीलता। ये चैप्टर समझने के लिए यूट्यूब में वीडियो ऐसे मेरी हर चैप्टर की, उसको ध्यान से देखेंगे बच्चों तो चैप्टर आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे। उस चैप्टर में से आपको एमसीक्यू भी समझा रखा है। प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। सामाजिकरण का प्रथम साधन कौन सा है? सामाजिकरण का प्रथम साधन है बेटा परिवार। परिवार से सामाजिकरण सबसे पहले होता है। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। ऑरलिटी एंड लिटरेसी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑरलिटी एंड लिटरेसी पुस्तक के लेखक है बेटा वॉल्टर ओंग। ए इज द राइट आंसर। वॉल्टर ओंग ने लिखा है ऑरलिटी एंड लिटरेसी पुस्तक। प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। संस्कृति के विरासत में मिली कलाकृतियाँ, संस्कृति में विरासत में मिली कलाकृतियाँ, समान तकनीकी प्रक्रियाएं, विचार और मूल्य शामिल हैं। ये किस समाजशास्त्री ने कहा है कि संस्कृति में आपको क्या क्या मिला है? आपको कलाकृतियाँ, आपके समान तकनीकें, प्रक्रियाएं, विचार, सब कुछ शामिल है संस्कृति में। तो ये कथन है महान व्यक्तित्व मेलिनोवस्की का। मेलिनोवस्की ने कहा है कि संस्कृति में विरासत में मिली कलाकृतियाँ, समान तकनीक, प्रक्रियाएं, ये सब शामिल है। प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। इनमें भौतिक साधनों के प्रयोग से संभव कोई भी क्रियाकलाप सम्मिलित है। भौतिक साधनों के प्रयोग से कोई भी क्रियाकलाप सम्मिलित है। भौतिक पदार्थों में उपकरण, यंत्र भी शामिल हैं। तो भौतिक में क्या आ जाता है बेटा आपका? 20 द राइट आंसर। भौतिक में ही, यानी जब भी फिजिकली वर्ड आ जाए, यानी कि एनी एक्टिविटी जो मशीन और टूल है वो मटेरियल में आता है। मटेरियल में क्या क्या आता है बेटा? उपकरण, यंत्र। पदार्थों में उपकरण, यंत्र मटेरियल में आते हैं, भौतिक में आते हैं। प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। डैश शब्द का तात्पर्य है समान तथा युवा बच्चों के मध्य मित्रता का आधार भी काफी हद तक समान ही होता है। समवयस्क समूह, क्या बोलते हैं इसको? समवयस्क समूह, यानी कि सेम ग्रुप। तो समवयस्क समूह शब्द का तात्पर्य है समान अथवा युवा बच्चों के मध्य मित्रता का आधार। ठीक है, जैसे क्लास 9th के बच्चे 9th से दोस्ती करेंगे, क्लास 11th के बच्चे 11th के बच्चों से दोस्ती करेंगे, तो समवयस्क समूह। प्रश्न नंबर, इंग्लिश में पीयर ग्रुप कहते हैं उसे। 22वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी संस्कृति की विशेषता है? संस्कृति की क्या खास बात है आपको बताना है बेटा। संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है, बिल्कुल। संस्कृति हस्तांतरित भी होती है, यानी कि अगर आपके माता पिता की संस्कृति आप में आएगी, आपके फिर बच्चों में आएगी। सांस्कृतिक सामाजिक धरोहर है, तो यानी डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर? कल्चर इज लर्न बिहेवियर, कल्चर इज ट्रांसफरेबल, कल्चर इज हेरिटेज, तो ऑल ऑफ द अबव। डी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। राजनीतिक संस्थान का संबंध है, तो राजनीतिक संस्थान का संबंध किससे है बेटा? वर्चस्व के, संसद से, सत्ता का विवरण, चुनाव से। तो आप लिखोगे सत्ता का विवरण से है राजनीतिक संस्थान। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, कि कौन, जैसे कौन सीएम केजरीवाल जी है, पीएम मोदी जी है, तो क्या है? राजनीतिक संस्थान है ये, सत्ता का बंटवारा, उनमें पावर का बंटवारा। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 24 पर। संस्कृति के कितने आयाम होते हैं बेटा? 3 आयाम होते हैं, आपको पता होगा। 3 आयाम, 3 डायमेंशन होते हैं। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर, अब एक सेक्शन एंड हो गया, लेकिन आपको क्या करना है? 24 में से पेपर में 20 ही करने। फिलहाल आपको 24 के 24 यहाँ पे लर्न करने हैं। सेक्शन बी में आ गए हम, इसमें भी आपको 24 प्रश्न मिलेंगे। सॉरी, ठीक है। उपनिवेशवाद के दौरान भारतीय दस्तकारों की दशा क्यों दयनीय हो गई थी? दयनीय नहीं थी। उपनिवेश के दौरान भारतीय दस्तकारों की दशा क्यों दयनीय नहीं थी? बताना है आपको। इसका सही उत्तर क्या होगा बेटा? अंग्रेजी भारतीयों की समृद्धि चाहते थे, ये वाला ऑप्शन।
अगर होता दयनीय थी तो सी आंसर आता, ए और बी। ठीक है, क्वेश्चन बदल दिया, अगर दयनीय होता तो ए और बी आता। दयनीय नहीं थी कि अंग्रेज भारतीयों की समृद्धि चाहते थे, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, समाज शास्त्रीय अध्ययन का विषय क्षेत्र बहुत विस्तृत यानी विशाल है, इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें सब कुछ शामिल है बेटा, डी इज द राइट आंसर। इतिहास भी, मनोविज्ञान भी, अर्थशास्त्र में सभी शामिल है। अब ऐसे क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे बेटा। प्रारंभिक आधुनिक काल के विचारक इस बात को सहमत है कि ज्ञान में बढ़ोतरी में सारी सामाजिक बुराइयों का समाधान संभव है। क्या बात सही है? बिल्कुल, ज्ञान से आपकी सामाजिक बुराई एंड हो सकती हैं। अगस्त कामते जिनको कि अगस्त कामते इनका पूरा नाम, समाज शास्त्र का संस्थापक माना जाता है, माना था कि समाज शास्त्र मानव कल्याण में योगदान करेगा। तो दोनों सही है, दोनों जुड़े हुए हैं, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आपको दोनों पॉइंट पढ़ने, दोनों टॉपिक पढ़ने। अगर दोनों सही है तो सही पे निशान लगा दो पहले, फिर देखना कि जो दूसरे वाला पॉइंट है वो ए के बारे में बता रहा है कि नहीं बता रहा। तो बता रहा तो ए, नहीं बता रहा तो बी, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, और अगर कोई गलत होगा तो आपको सीओडी चूज करने में आसानी होगी। प्रश्न नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक समाजों की विशेषताओं में से एक है, तो आधुनिक समाज की क्या विशेषता है बेटा? शहरीकरण, उत्पादन में, कारखानों में उत्पादन। तो आजकल बहुत शहरीकरण हो गया है, गांव में भी शहरीकरण हो गया है, यानी कि लोग मॉडर्न कपड़े पहन रहे हैं, मॉडर्न खाना खा रहे हैं और मॉडर्न लाइफ स्टाइल से जी रहे हैं, और कारखानों में उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है। प्रश्न नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। समाज शास्त्र में इन भौतिक परिवर्तनों का हाथ है? औद्योगिक क्रांति, ज्ञानोदय, फ्रांसीसी क्रांति, डी। तो बेटा सभी का हाथ है, जो सोसाइटी में चेंज हो रहे हैं वो इन सभी कारण हो रहे हैं। प्रश्न नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। औद्योगिकरण से पहले अंग्रेजों का मुख्य व्यवसाय क्या था? औद्योगिकरण से पहले अंग्रेजों की मुख्य व्यवसाय क्या था बेटा, वो बताना आपको। तो ए और बी, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे भारतीयों का आना चाहिए था बेटा, गलत हो गया, भारतीयों का आना चाहिए था, पर अंग्रेजों का भी यही होगा आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। सामाजिक समूह में कम से कम निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। तो क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए बेटा, वो आपको देखना है कि अंत क्रियाओं बिल्कुल होनी चाहिए, निरंतरता के लिए दीर्घ स्थायी प्रतिक्रिया, ये भी, अपने भन की भावना, साझी रुचि, तो डी आएगा। उपरोक्त सभी सामाजिक समूह तब बनते हैं जब एक दूसरे वो करते हैं। निरंतरता का मतलब होता है कि एक साथ रिएक्शन वो करना, इंटरेक्शन करना, जैसे कि कोई ये काम कर रहा है, कोई ये काम कर रहा है, साथ में मिलकर रह रहे हैं। और अंत क्रियाओं के प्रतिमान, कि आप मेरी हेल्प करोगे, मैं आपकी हेल्प करूँगा, ये सब आ जाएंगे, डी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 32 क्या आएगा? डैश, इसका अर्थ है उन अनेक संसाधनों से जिसके द्वारा समाज अपने दंड अथवा उपद्रवी सदस्यों को पुनः राह पर लाता है। तो किसके द्वारा समाज में उन बिगड़े लोगों को राह पर लाया जा सकता है? वो है आपका सामाजिक नियंत्रण से। सामाजिक नियंत्रण में बेटा दंड आता है, प्रतिबंध आता है, ये सब इनके द्वारा समाज अपने दंड अथवा उपद्रवी सदस्यों को राह पर लाता है। जैसे कि मास्क नहीं पहने हुए कोरोना में तो आपको फाइन लगेगा, तो इसका है सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल। 33 पढ़ते हैं बेटा। संकल्पना परंपरागत भारत में विभिन्न जातियां सामाजिक श्रेष्ठता का क्रम बनाती थी। क्या सही है बेटा? बिल्कुल सही है। ठीक है, भारत में जाति व्यवस्था में समय के साथ अनेक बदलाव हुए, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे भारत के एक बार जातियों की श्रेष्ठता की बात की जा रही है, यहाँ पे भारत में जाति व्यवस्था की बात कर रही है। सही तो दोनों है, लेकिन आंसर क्या आएगा? बी। दोनों सही तो, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन किसी के जन्म स्थान या समय को दर्शाता है? निम्न कौन सा पहचान, जन्म संबंधी, मूल्य, समुच्चय, क्या इनमें से? तो बेटा जन्म संबंधी, कि कहाँ पे पैदा हुए और किस समय पैदा हुए। तो जन्म का समय स्थान आपके 34वें का बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर आपका 35वां, परिवार का आवास के नियम के अनुसार क्या है? परिवार किस आवास? परिवार का आवास पितृस्थानिक, पितृतंत्रात्मक, पितृवंशीय, मातृवंशीय। तो क्या होगा बेटा? पितृस्थानिक यानी स्थान। तो परिवार के आवास का क्या है? स्थान से पितृस्थान। देखो आवाज जब भी आएगा स्थान वर्ड ढूंढेंगे हम, बाकी में स्थान वर्ड नहीं है, तो ए इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 36, आधुनिक डैश की एक निश्चित संरचना, औपचारिक कार्यविधियां। तो किसकी होंगी बेटा? राज्य की, बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 37, सामाजिक नियंत्रण आवश्यक है। क्यों आवश्यक है बेटा? व्यक्ति अथवा समूह के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, बिल्कुल समाज में व्यवस्था के मूल्य और प्रतिमान को लागू करने के लिए। तो सी आंसर, कि सामाजिक नियंत्रण जरूरी है कि कोई उपद्रवी ना बन जाए, कोई गलत चीज़ ना फैलाए। अगर हम पुलिस वाले अगर कानून नहीं अपनाएंगे तो क्या होगा? चोर बढ़ जाएंगे, डकैती बढ़ जाएगी। तो सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 38, ठीक है, ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न को। संभवतः परिवार जितनी नैसर्गिक और कोई दूसरी सामाजिक संस्था नहीं है। बिल्कुल सही है, परिवार सबसे पहली यूनिवर्सल एक संस्था है।
प्रकार्यवादियों के अनुसार मूल परिवार को औद्योगिक समाज की जरूरतें पूरी करने वाला साधन माना गया। बिल्कुल, ये भी आप पॉइंट बुक में पढ़ेंगे, लेकिन दोनों में संबंध नहीं है, तो बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 39, सभी धर्मों की समान विशेषताएं हैं। क्या क्या विशेषताएं बेटे सभी धर्मों की, वो बताना है आपको। तो सभी धर्मों की समान विशेषताएं, प्रतीक, हर धर्म का प्रतीक होता है, हर धर्म के अनुष्ठान होते हैं, हर धर्म के विश्वासकर्ता अलग अलग होते हैं, श्रद्धा की भावना। तो डी इज द राइट आंसर कि सभी कंडीशन फॉलो कर रहा है सभी धर्मों की समान विशेषताओं में। प्रश्न नंबर 40, प्रकार्यवाद का मानना है कि सामाजिक संस्थाएं प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। तो सामाजिक संस्थाएं क्या करती हैं बेटा, प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। किसने कहा, ये लोगों के बीच संघर्ष, भेदभाव, समाज में असमानता, समाज की जरूरतें। तो क्या है बेटा, समाज की जरूरतें। जो प्रकार्यवादी यानी फंक्शनलवाद हैं, वो जो सामाजिक संस्थाओं के बारे में समाज की जरूरतों की चर्चा करती है। सी इज द राइट आंसर। धर्म के रूप में माना जाता है, धर्म क्या है, धर्म के रूप में माना जाता है पवित्र, अपवित्र, एक विश्वास, प्रथा क्या है। तो बेटा धर्म के रूप में है आपका पवित्र, धर्म को हमेशा पवित्र माना जाता है। प्रश्न नंबर 42, डैश का तात्पर्य एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पर एक राज्य के अविवादित राजनीतिक शासन से। तो इसका अर्थ क्या है, प्रभु सत्ता बेटा। ठीक है, प्रभु सत्ता का मतलब है कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पर एक ही राज्य का शासन, जैसे इंडिया पे इंडिया के लोग ही शासन कर सकते हैं, उसको प्रभु सत्ता बोलते हैं। प्रश्न नंबर 43, सोचने, महसूस करने, विश्वास करने के तरीकों के रूप में जाना जाता है। तो वह क्या है, वो है बेटा आपका संस्कृति। संस्कृति क्या है, सोचने, महसूस करने, विश्वास करने, ये सब संस्कृति के पॉइंट है। प्रश्न नंबर 44, संस्कृति के निम्न आयाम है। कौन कौन से आयाम बेटा, तो देखते हैं, संज्ञानात्मक है, भौतिक है, मानकीय। बिल्कुल ठीक, ये 3 आयाम होते हैं ना संस्कृति के। आपने अभी पहले क्वेश्चन में 3 आयाम पढ़े, वो 3 आयाम कौन से थे, संज्ञानात्मक, भौतिक और मानकीय। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 45, पहचान विरासत में नहीं मिलती बल्कि व्यक्ति और समाज को इनके दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंधों से मिलती है। क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। जब संस्कृतियां परस्पर संबंध में आती हैं तो निर्जाति केंद्रवाद की उत्पत्ति होती है। निर्जाति मतलब सभी जाति के लोग मिलकर रहते हैं, तो दोनों सही है, लेकिन संबंध नहीं मिल रहा, तो बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 46, प्रारंभिक बचपन में समाजीकरण का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो परिवार से ही बेटा होता है समाजीकरण। सी इज द राइट आंसर। व्यक्ति की सामाजिक स्थिति से जुड़े अधिकारों और जिम्मेदारियों के रूप में जाना जाता है। तो क्या है, सामाजिक स्थिति, सामाजिक भूमिकाएं, जाति वर्ग। तो क्या है बेटा, सामाजिक भूमिकाएं। सामाजिक भूमिकाएं क्या होती हैं बेटा, कि व्यक्ति के अधिकारों और जिम्मेदारियों से जुड़ी होती हैं। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 48, नैतिक दायित्व इनमें से क्या है। आपके क्या नैतिक दायित्व है बेटा, कर्म। जो अभी आप काम करते हो आपके नैतिक मोरल वैल्यूज होते हैं, जैसे कि नमस्ते करना, अच्छे काम करना, सच बोलना, ये नैतिक क्रम में आते हैं। प्रश्न नंबर 40 सेक्शन सी आ गए हम। तो अब अनसीन पैसेज आते हैं इसमें बेटा, उसको पढ़ के आपको उत्तर देने होते हैं। तो बहुत ही आसान होता है बेटा, ध्यान से देखेंगे। 11 प्रश्न बचे हैं। ध्यान दें कि औद्योगिक क्रांति को शुरू करने वाला देश ब्रिटेन है, यानी इंग्लैंड है। कितनी जल्दी ग्रामीण समाज में शहरी समाज परिवर्तित हो गया। क्या भारत में इसी प्रकार की प्रक्रिया थी। 1810 में 20% जनसंख्या कस्बों शहरों में रहती थी, यानी कि शहरों में 20% 1810 में थी। और 100 साल बाद यानी 1910 में 80%। तो क्या हुआ, शहरीकरण ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। इस प्रक्रिया का भारत में एक अलग प्रकार का प्रभाव था। शहरी केंद्र तो बढ़ गए, परंतु ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के प्रवेश के साथ लोग कृषि की तरफ उन्मुख हुए। तो ये पॉइंट दे रखा कि कैसे ब्रिटेन में क्रांति हुई, फिर इंडिया में फैली। अब क्वेश्चन क्या है, किस देश में औद्योगिक क्रांति शुरुआत हुई थी। पता है आपको, इंग्लैंड में। ब्रिटेन को इंग्लैंड कहा जाता है बच्चों, डी। सॉरी, अगला क्वेश्चन, ज़्यादातर लोग किसकी ओर उन्मुख हुए बेटा, ये बताना आपको, खेती और कृषि की ओर। तो 50वें का बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इस अनुच्छेद में किस सामाजिक आर्थिक राजनीतिक घटना का उदाहरण है। तो किसका है बेटा, उपनिवेश का साम्राज्यवाद पर प्रभाव। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52, 53, 54 करेंगे बेटा हम, कि वे हमारे हाथों से पानी भी नहीं पीते। इस हमसे व्यवहार करते समय कई बार गाली गलौज वाली भाषा का प्रयोग करते हैं, इसलिए क्योंकि वे महसूस करते हैं और मानते हैं कि वे श्रेष्ठ हैं, बेस्ट हैं। वर्षों से ऐसा चला आ रहा है, हम कितनी भी अच्छी वेशभूषा धारण कर लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे कुछ चीज़ों को अपनाने को तैयार नहीं है। फ्रांको में से लिया गया है कि कुछ लोग अपने आप को बेस्ट समझते हैं, जैसे कि मुझे कोई छू लेगा तो मैं पापी हो जाऊंगा। तो ये क्या है बेटा, इस अनुच्छेद में किस विषय का वर्णन किया गया है। तो इस अनुच्छेद में बेटा आपका जाति व्यवस्था का वर्णन किया गया है। ए इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 53, वे कुछ चीज़ों को अपनाने को तैयार नहीं। तो क्या अपनाने को तैयार नहीं है बेटा, वह समानता का व्यवहार। ए इज द राइट आंसर। वर्तमान समय में किन क्षेत्रों में जातिगत व्यवस्था अक्सर दिखाई देता है। तो किस क्षेत्रों में जातिगत
ग्रामीण क्षेत्रों में जाति प्रथा बहुत ज़्यादा फैली हुई है। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आपके 3 क्वेश्चन और हैं कि कन्या भ्रूण हत्या की घटनाओं से लिंग अनुपात में कमी होने लगी है। कन्या भ्रूण हत्या से लिंग अनुपात में कमी होने लगी है। 1991 में बाल लिंग अनुपात 1000 पर 934 बाल बच्चियां थी और 2001 में 927 हो गई हैं। बाल लिंग अनुपात गिरावट बहुत चौंकाने वाला है। समृद्ध राज्यों पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही बाल लिंग अनुपात कम है, ज़्यादा खराब है। पंजाब में प्रति 1000 लड़कों के पीछे 793 लड़कियां हैं बस, और हरियाणा में 700 से भी कम है। बहुत ही लिंग अनुपात है, बच्चों का लिंग अनुपात। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कन्या भ्रूण हत्या किससे संबंधित है बेटा? आपको ये बताना है, ये है कि लोग पुत्र चाहते हैं, पुत्र वरीयता की, कि पुत्र को चाहते हैं, इसलिए कन्या को भ्रूण में हत्या कर देते हैं। किन राज्यों में महिलाओं का अनुपात सबसे कम है बेटा, वो बताना है आपको। तो पंजाब, हरियाणा में बहुत कम है। डी इज द राइट आंसर। 57। 2001 में लिंग अनुपात कितना था इंडिया का? तो 2001 में लिंग अनुपात 927 1000 पर। ठीक है, अब 3 प्रश्न बचे। यात्री ने ऑटो चालक से पूछा, इंदिरा नगर ये यहाँ वह क्रिया जिससे प्रश्न का अर्थ संप्रेषित होता है। आंखों के संकेत से नहीं थे, बरथीरा अथवा क्या आप चलेंगे? अगर प्रश्न का उत्तर हाँ हो, चालक अपने सिर पिछली सीट की तरफ हिला देगा। अगर ना हुआ तो बेंगलोर वासी जानता है वह चला जाएगा। वह मुंह बनाएगा जैसे उसमें कोई सगल सब सुन लिया हो। मुस्कुराहट के साथ हिस्ट्री लाएगा जैसे खेद व्यक्त कर रहा हो। तो इंदिरा नगर के बारे में पूछा गया। ये क्वेश्चन क्या है, ये संस्कृति के किस पक्ष के संबंधित है? तो संज्ञानात्मक, कि अगर उसको पता होगा कि इंदिरा नगर कहाँ तो चलेगा, नहीं पता होगा तो नहीं जाएगा वो। मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाना किसका संकेत है बेटा? खेद का, कि भाई मैं नहीं जाऊँगा। जो लोग ऑटो वाले कहते हैं मैं नहीं जाऊँगा, तो हंसते हुए बोलते नहीं जाऊँगा, मुस्कुराते हुए। अंतिम प्रश्न, इस अनुच्छेद में किस शहर का वर्णन किया गया बेटा? तो बेंगलोर का। बी इज द राइट आंसर। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं और इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपकी परीक्षा में अच्छे मार्क्स आएँ, और एनबी लर्निंग से जुड़े रहें। आगे बाकी विषयों के वीडियो भी इस एनबी लर्निंग में है, जो कि आपकी परीक्षा में आपकी बहुत सहायता करेंगे। तो एनबी लर्निंग से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।